फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेशनल बैंकिंग। हमारा बीएफएम के मॉड्यूल ए का ये पहला चैप्टर है। फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज में कैसे काम होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए, आप अपनी बुक खोलना चाहें तो बुक खोल सकते हैं मैकमिलन की, इंटरनेशनल बैंकिंग पहला चैप्टर मॉड्यूल ए, फॉरेन एक्सचेंज। पहले फ्रेंड्स बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज पहले ही डेफिनेशन पढ़ेंगे, नट सेल से पढ़ लीजिए एक बार। इन द नट सेल, ऑल क्लेम्स पेबल अराउंड अब्रॉड इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। जो भी हम फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हैं तो वो सब किस में आएगा, फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट होगा। ठीक है। तो क्या कहता है, इट इंक्लूड्स ऑल करेंसी डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी। इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल क्लेम्स अब्रॉड इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी। ठीक है। कोई आपने कोई से इंपोर्ट करा और उसके आपने पैसे देने हैं तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन करेंसी में, तो वो कहलाएगा फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट देखिए, फॉरेक्स मार्केट। अब थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको। फॉरेक्स मार्केट क्या है? इट कंप्राइजेज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटाइटीज इंक्लूडिंग बैंक अक्रॉस द ग्लोब विदाउट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। फॉरेक्स मार्केट इज डायनेमिक। फॉरेक्स मार्केट इसलिए डायनेमिक है क्योंकि ये साल के 365 दिन और 2400 घंटे चलती है, ड्यू टू आपका जोग्राफिकल इस तरह से। लेकिन इंडिया में कैसी है? इंडिया में मंडे टू फ्राइडे चलती है और ये हर 4 सेकंड्स में फ्लक्चुएट होती है। तो मतलब एक पूरे दिन में 21,600 बार फ्लक्चुएट होती है। ठीक है। अब एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे। टुमारो टुमारो रेट होता है नेक्स्ट वर्किंग डे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, टॉम रेट नेक्स्ट वर्किंग डे। टॉड रेट या कैश रेट होगा सेम डे, और स्पॉट रेट होगा उसी दिन। स्पॉट रेट होगा सेकंड वर्किंग डे, मतलब 48 घंटे बाद। जैसे मान लो आप अभी शेयर मार्केट में अगर काम करते हैं, ओएनजीसी शेयर खरीदते हैं, तो अगर आपको 2 दिन बाद मिलेंगे तो वो स्पॉट रेट कहलाएंगे। नेक्स्ट वर्किंग डे में मिल जाएंगे, मतलब मंडे को खरीदा ट्यूसडे को मिल जाएंगे तो वो कहलाएंगे टॉम रेट कहलाएंगे। और अगर मान लो अभी खरीदा और अभी मिल गया आपको तो वो क्या कहलाएंगे, टॉड या फिर कैश रेट कहलाएंगे। फॉरवर्ड रेट होता है आफ्टर फ्यू डेज या मंथ्स, ये फॉरवर्ड रेट कहलाता है। ठीक है। इफ नेक्स्ट डे और सेकेंड डे इज हॉलीडे आइदर इन 2 कंट्रीज, द सेटलमेंट हैज टू बी टेक ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है। एक ही एग्जांपल से भी इसने बता दिया है कि अगर मान लो दोनों कंट्रीज में वर्किंग डे पे छुट्टी हो गई है तो फिर नेक्स्ट डे को होगा। दीज देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट्स, फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट ऐसा होता है आपका $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज़, तो वो फिक्स रेट है। और इसी का उल्टा करेंगे तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेट होता है। ये फिक्स और फ्लोटिंग की बात है। फिक्स रेट है, जैसे मान लीजिए आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं, 100 रुपये की शर्ट है तो वो फिक्स रेट है। और मान लो आज बार्गेन करके खरीदते हैं तो वो फ्लोटिंग रेट है। और यहाँ पे फ्लोटिंग रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिमांड और सप्लाई पे। नेक्स्ट आइए, बाई एंड सेल मैक्सिमम। बाय हमेशा आपने लो पे करना है और सेल हमेशा महंगे पे करना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि बिड रेट, बाय रेट को जो है बिड रेट बोलते हैं और सेल रेट को क्या बोलते हैं? ऑफर रेट बोल देते हैं। बाय हाई सेल लो, ये क्या होता है? इनडायरेक्ट कोटेशंस होती हैं। वेन लोकल करेंसी इज फिक्स्ड, बैंक विल हैव टू पे मोर फॉरेन करेंसी। सीधी सी बात है, मान लो आपने कोई चीज़ सस्ते में खरीदी है और आप महंगे में बेचेंगे तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। और आप इसका उल्टा करेंगे, महंगे में खरीदी है और सस्ते में बेच देंगे। जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी आपने खरीदी है और वो थोड़े टाइम में आप बेच देते हैं तो क्या होगा? महंगी गाड़ी खरीदी थी और सस्ते में बेच दी तो आपको लॉस होगा। तो वही उसमें कह रहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेट्स, ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया। $1 इक्वल टू 55.70 आपका डायरेक्ट रेट है। इनडायरेक्ट रेट में क्या होगा? 100 रुपये का इतना $। एट प्रेजेंट फॉलोइंग 4 करेंसीज आर कोटेड इन इनडायरेक्ट मोड: यूरो, जीबीपी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है। फॉरवर्ड रेट्स क्या होते हैं? इट इज रिक्वायर्ड व्हेन करेंसी इज एक्सचेंज आफ्टर फ्यू मंथ्स या डेज। बाय रेट क्या होगा? स्पॉट प्लस प्रीमियम या फिर डिस्काउंट। आपने क्या करना है? प्रीमियम या तो ऐड करना है इसमें या फिर डिस्काउंट माइनस करना है। ये आप जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा कि कब माइनस करना है और कब प्लस करना है। ठीक है। स्पॉट रेट्स में भी यही है कि हायर जो होगा वो प्रीमियम होगा और लोअर जो होगा वो डिस्काउंट होगा। ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये ध्यान रखना है आपने। बिड रेट का, ऑफर रेट वगैरह ये जो है ये सब आपको न्यूमेरिकल में समझ में आएगी कि आपने प्रीमियम कब ऐड करना है, कब डिस्काउंट माइनस करें। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगी ये बात।
देखिए डिस्काउंट माइनस कर रहा है ना इसके अंदर, ये सब चीज़ें। फॉरेन एक्सचेंज मार्जिन में क्या करेंगे, मार्जिन एक्सचेंज मार्जिन इज डिडक्टेड बाय बाइंग, और ऐड कब करेंगे, जब सेल करेंगे। ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट्स किस काम आते हैं, जैसे कि आपको किसी करेंसी का रेट अभी पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक मिडिल करेंसी रखेंगे, उससे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है जीबीपी और यूएस डॉलर के बीच में और कनेक्शन निकालना है, तो वो इसने क्रॉस रेट की मदद से निकाला है। ये पूरा आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिन सेल के टाइम में ऐड होगी, किया है ना लास्ट में, ये मार्जिन ऐड बस वही है। पर यूनिट या एंड 100 यूनिट कोड्स, ये कुछ करेंसीज हैं जिनका कि नाम दिया हुआ है, तो इनको जो है 100 में कोड किया जाता है। 100 में कोड ऐसे करते हैं कि मान लो 100 जापानीज येन इक्वल्स टू 1 यूएस डॉलर, तो इस तरह से इसको कोड किया जाता है। 5 ही करेंसीज हैं, जापानीज येन, इंडोनेशियन रुपए, कीनियन शिलिंग्स, बेल्जियन फ्रांस और स्पेनिश पिस्ता। इंटरवीनिंग करेंसी यूएस डॉलर और पॉन्ड, इनकी मदद से हम जो है, इंटरवीनिंग करेंसीज की मदद से हम जो है इसका करेंसी की अमाउंट निकाल देते हैं। जो कि क्रॉस रेट हम ऊपर पढ़ रहे थे, तो इसमें ये दो करेंसीज काम आती हैं इंटरवीनिंग रेट्स निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट्स में क्या होगा, आप कोई और करेंसी बीच में लाएंगे जिससे कि आप इसका रेट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए कभी भी करेंसी का रेट कोट होता है तो इस तरह कोट होता है, जैसे कि ये 1 यूएस डॉलर के 42.8450 और /5। देखो आगे वाला बाय का रेट होगा और पीछे वाला जो है सेल का रेट होगा। ये सब कैलकुलेशंस है, ये आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे चलते हैं टीटी रेट्स और बिल रेट्स के ऊपर। देखो 4 तरह के रेट्स होते हैं, टीटी बाइंग रेट, बिल बाइंग रेट, टीटी सेलिंग रेट और बिल सेलिंग रेट। तो इसमें देखेंगे इन इंटरबैंक मार्केट एक्सचेंज रेट इज कोटेड अप टू 4 डेसिमल्स, है ना। जैसे कि ऊपर भी था बाय और सेल का जब हम रेट देख रहे थे, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं आप 4 डेसिमल्स तक कोट किया जाता है। 1 यूएस डॉलर इक्वल टू 53.5625, ये जो है आगे वाला बाय का है और पीछे वाला क्या है, सेल का रेट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अमाउंट बीइंग पेड और रिसीव्ड विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी। टीटी बाइंग रेट क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हेन our nostro account is already credited or being credited without delay, that example receipt of TD, MT, TT or collection of foreign bills. This rate is used for cancellation of forward sale contracts. Calculation given है, स्पॉट रेट में से क्या करेंगे हम, मार्जिन माइनस कर देंगे। ठीक है, ये तो आपका टीटी बाइंग रेट हो जाएगा। ये सब चीज़ें आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तभी क्लियर हो सकती हैं। बिल बाइंग रेट क्या, तो बिल बाइंग रेट इज डिफाइंड एज व्हेन बैंक gives INR to the customer before receipt of foreign exchange in the nostro account, that is nostro account is credited after the purchase transaction. In such cases, example, export bill purchase या discounted negotiated checks या DD purchased by the bank। क्या होता है कि कोई आपके पास में चेक लेके आता है और उसकी अमाउंट बाद में हमारे पास क्रेडिट आती है nostro account में, और अब पहले ही दे देते हैं, तो इसमें आपका बिल बाइंग रेट यूज होगा। स्पॉट रेट प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम माइनस एक्सचेंज मार्जिन। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब भी पैसा बैंक के अंदर आएगा तो वो बाय होगा, और जब जाएगा तो वो सेल की ट्रांजेक्शन होगी। टीटी सेलिंग रेट, एनी सेल ट्रांजेक्शन वेयर नो डिले इज प्रोवाइडेड इज कोटेड एट टीटी सेलिंग रेट। It is desired in issue of TT, MT or draft. It is also desired in crystallization of export bills and cancellation of forward परचेज कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी, स्पॉट रेट में एक्सचेंज मार्जिन ऐड कर देंगे। और बिल सेलिंग रेट में क्या होगा, इट इज अप्लाइड वेयर हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज इन्वॉल्व, एग्जाम्पल पेमेंट अगेंस्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन। स्पॉट रेट प्लस एक्सचेंज मार्जिन फॉर टीटी सेलिंग प्लस एक्सचेंज मार्जिन फॉर बिल सेलिंग। जी कुछ न्यूमेरिकल्स आगे करे में, न्यूमेरिकल्स हम बाद में कर लेंगे ताकि पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह।
एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स ही लेंगे। अब हम बात करते हैं वैल्यू डेट की। वैल्यू डेट क्या होती है? सिंपल सी एक टर्म याद रखना कि जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? वैल्यू डेट कहलाएगी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ फंड्स और एंट्री टू एन अकाउंट बिकम्स इफेक्टिव। अंडर टीटी ट्रांजेक्शन वैल्यू डेट इज सेम। इन अदर स्पॉट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यू डेट इज द डेट व्हेन लॉस टू अकाउंट इज एक्चुअली क्रेडिटेड। क्या होता है कि कोई ट्रांजेक्शन है उसमें कई बार एकदम से पैसे आ जाते हैं और कई ट्रांजेक्शन में क्या होता है एक दिन या 2 दिन बाद आते हैं, जो कि स्पॉट रेट टर्म रेट वो हम बात कर रहे थे, तो वो यही थी। तो जिस दिन हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा उस दिन को हम क्या बोल देंगे? वैल्यू डेट बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज क्या होगा? सिंपल सा देखिए, आप बीएससी में सस्ते में शेयर खरीदते हैं और एनएससी में महंगे में बेच देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन कहलाती है। परसेंट और परसेंट माइल, ये क्या है? परसेंटेज होगा 1/100 और पर माइल होगा 1/1000, दैट्स ऑल। ये चीज़ें सब न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। ऑथराइज डीलर्स में क्या होता है? ऑथराइज डीलर 3 तरह के होते हैं। कैटेगरी 1 क्या काम करते हैं? ऑथराइज डीलर बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो डीलिंग करते हैं किसमें? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। बैंक्स भी क्या करती है? फॉरेक्स का जैसे यूएस डॉलर ले लेती है और कस्टमर को इंडियन रुपीस दे देती है, या इसका उल्टा करती है, वाइस वर्सा। ऑथराइज पर्सन कैटेगरी 2 क्या होगी? मनी चेंजर्स, ऑथराइज टू सेल एंड परचेज फॉरेन करेंसी नोट्स, टीसीज एंड हैंडल रेमिटेंसेज। ऑथराइज पर्सन कैटेगरी 3 क्या होगा? ओनली परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एंड ट्रेवलर्स चेक्स, दीज वर अर्लियर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स। पहले इनको क्या बोलते थे? रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स कहते थे। ये भी यही काम करते थे कि परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रेवलर्स चेक वगैरह करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉरवर्ड पॉइंट कैलकुलेशन। फॉरवर्ड पॉइंट कैलकुलेशन आपका जैसे कि 3 मंथ्स बाद आपकी पेमेंट होनी है तो उसका 3 मंथ्स बाद का रेट निकाल के इसमें माइनस कर देंगे। ये सब चीज़ें जो हैं आपको क्लियर तभी होंगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। बाय की ट्रांजेक्शन क्या होती है, स्पॉट रेट में से माइनस करना है या प्लस करना है, वो सब चीज़ें। आर्बिट्रेज एंड फॉरवर्ड पॉइंट कैलकुलेशन। इट कंसिस्ट ऑफ परचेज ऑफ वन करेंसी इन वन सेंटर accompanied by immediate resale against सेम करेंसी एट अदर सेंटर, ठीक है। आर्बिट्रेज में सिंपल मैंने आपको बताया कि बीएससी में आपने खरीदा और एनएससी में आपने सेल कर दिया। अब फॉरेक्स डीलिंग रूम में क्या होता है वो हम जानेंगे। देखिए फॉरेक्स डीलिंग रूम जो होती है वो क्या करती है? बाय और सेल ऑपरेशंस करती है बैंक के लिए। क्या चीज़ बाय और सेल करती है? वो फॉरेन करेंसी करती है, ठीक है। तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी भी खरीद लेगा तो क्या हो जाएगा? और मान लो मार्केट में फॉरेन मार्केट में उसका रेट कम हो गया तो क्या होगा? हमारे को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा डीलर को 2 चीज़ें मेंटेन करनी होती है इसमें। पॉइंट 1 और 2 देखिए, फंड्स पोजीशन और करेंसी पोजीशन। फंड पोजीशन में क्या होगा कि उसने कितना अपने पास करेंसी मेंटेन करके रखनी है। करेंसी पोजीशन कौन सी करेंसी रखनी है? जैसे कि करेंसी पोजीशन होता है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा उसने यूएस डॉलर बेच तो नहीं दिया और बहुत ज़्यादा जमा करके तो नहीं रखा है, तो वो क्या कहलाती है? ओपन पोजीशन कहलाती है, ठीक है। हैजिंग इज डन टू स्क्वायर ऑफ द ओपन पोजीशन। हैजिंग कैसे करेंगे? मतलब टाइम टाइम पे उसको सेल आउट कर देंगे, ठीक है। या फिर हम पहले से ही कस्टमर तैयार रखेंगे अगर जिनको कि यूएस डॉलर वगैरह खरीदना है, अगर हमने बहुत ज़्यादा खरीद लिया है तो, ठीक है। मिड ऑफिस क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट करता है। रिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि कोई ऑपरेशनल रिस्क हो जाए। डीलर ने सेम अमाउंट ही पंच किया है या नहीं करा है। जैसे मान लो कई बार टेलीफोनिकली ऑर्डर्स देते हैं तो $10 बोला है और हमारे ऑपरेटर ने $15 पंच कर दिया है, तो उससे हमें ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, तो वो मिड ऑफिस देखता है। बैक ऑफिस टेक्स केयर ऑफ सेटलमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन। बैक ऑफिस क्या करेगा? सेटलमेंट करेगा और रिकॉन्सिलेशन करेगा कि मतलब सही, जैसे अगर मान लो किसी कस्टमर में $10 मांगे हैं तो उनके अकाउंट में 10 ही जाने चाहिए, तो वो सारा बैक ऑफिस मेंटेन करता है। वो फ्रेंड्स ये पहला वाला चैप्टर आपको थोड़ा सा आउटलाइन मिल गई होगी, तो ये आपको अच्छा समझ में आया होगा।